जन स्वराज परिवार की ओर से आपका अभिनंदन स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, पिछले 20-25 दिनों से जन स्वराज के बैनर के तहत हम लोग एक बिहार बदलाव यात्रा कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत छपरा में सिताब दियारा जेपी के गांव से करी गई है। इसका लक्ष्य उद्देश्य ये है कि पिछले 2-2.5 वर्षों में बिहार के 5000 से ज़्यादा गांव में पैदल चल के जिस जन स्वराज के विचार को, प्रयास को, परिकल्पना को लोगों को जाकर बताया गया, उनको समझाया गया, जिससे प्रभावित होकर 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने मिलकर बिहार में एक नया दल और विकल्प, जिसका नाम जन स्वराज है, बनाने का निर्णय लिया। वो दल अब राजनीतिक दल के तौर पर बिहार में आज सबसे बड़ा दल संगठन के तौर पर अगर आप देखेंगे तो आज बिहार में सबसे बड़ा राजनीतिक दल, जिस दल के लोग हर गांव, हर पंचायत, हर प्रखंड में, पूरे बिहार में है, वो जन स्वराज है। और पिछले 6-7 महीनों में करीब करीब जो 1 करोड़ लोगों ने इस दल को मिलकर बनाया था, उसमें हर महीने 3 से 3.5 लाख लोग प्राथमिक सदस्य पैसा देकर 10 रुपया बजाबता शुल्क देकर 3 से 3.5 लाख लोग हर महीने इस दल में जुड़ रहे हैं। अभी इसकी टोटल दल में जो जुड़े हुए लोग हैं उसकी संख्या करीब 1.25 करोड़ है। ये आप कह सकते हैं कि बहुत सारे इसमें जो लोग ये ऐसे भी होंगे जो दल से जुड़े हैं, सक्रिय नहीं है, बहुत उनकी कोई गतिविधि नहीं होगी, लेकिन 1.25 करोड़ लोगों का परिवार वाला दल बिहार में कोई दूसरा दल नहीं है। देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा का भी अपना दावा यह है कि उनके करीब 70 लाख लोग बिहार में उस पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो जब ये संगठन का विस्तार एक स्तर पर हो गया है, तो हम लोग अभी बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हैं। एक उद्देश्य से ही निकले हैं कि जन स्वराज का जो विचार है, जो प्रयास है, जिसके बारे में आपने सुना, जो बात आपको अच्छी लगी, आपको ये समझ में आया कि ये वो रास्ता है जिससे बिहार की गरीबी, भ्रष्टाचार, अशिक्षा, बेरोजगारी, पलायन खत्म हो सकता है। तो अब वो निर्णायक समय है जब अगले 4 महीनों में जो बात जेपी ने बताई, जो संपूर्ण क्रांति का नारा जेपी ने दिया, जो व्यवस्था परिवर्तन की बात जेपी ने कही, अब बिहार की जनता के सामने विकल्प है। उनके पास ये अवसर है कि वो एक बार जगे और अपनी राजनीतिक बंधुआ मजदूरी, जिसमें लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देने की परिपाटी है, उससे ऊपर उठे और पहली बार एक निर्णायक मैंडेट दें, एक ऐसे दल का चुनाव करें जो ईमानदार है, एक ऐसे दल का चुनाव करें जो उनके बच्चों की शिक्षा और रोजगार की बात कर रहा है। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग निकले हैं। गोपालगंज में बिहार बदलाव चरण की ये 3 दिन की यात्रा, इसके बाद यहाँ पर 6 बड़ी सभाएं होंगी, 6 बड़ी सभा होगी। तो बिहार बदलाव यात्रा जो है, इसके 3 चरण होते हैं। पहला चरण जब मैं इसमें छोटी बैठकें करता हूं, जो कि अभी आप देख रहे हैं, जिसमें प्रखंड के स्तर पर 2, 3, 4, 5 हजार लोग सभाओं में आते हैं। इसके बाद आप इसमें 6 विधानसभा के स्तर की बैठक देखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर उन बैठकों को देखेंगे जिसमें प्रत्याशियों की बाकायदा घोषणा की जाएगी। उस क्षेत्र के जनता के सामने 10,000, 15,000, 20,000 लोगों के सामने उन प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी जिनका चयन इस पूरी प्रक्रिया के द्वारा किया गया है। तो ये अभी मैं आपको अपनी बात जो अभी हम लोग कर रहे हैं जन स्वराज में, वो बता दिया। अब आपके जो सवाल है वो आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सवाल ये है कि एक भाजपा के नेता ने कहा है कि मिट्टी में पाकिस्तान को मिलाने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीमा। भाई, पाकिस्तान तो पहले ही से मिट्टी में अपने ही कर्मों से मिला हुआ है। पाकिस्तान जो है वो अपने कर्मों या कुकर्मों की वजह से पहले से ही मिट्टी में मिला हुआ है। उसके लिए मिट्टी में मिलाने के लिए किसी भाजपा के नेता की जरूरत नहीं है। आज़ादी के बाद पाकिस्तान की जो दुर्दशा है, शैक्षणिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, विकास का नजरिया हो, पाकिस्तान की तो पहले ही से दुर्दशा है। अब मिट्टी में मिलाने का मतलब क्या है? अगर मिट्टी में मिलाने का मतलब ये है कि आप उस पर बम गिरा देंगे, तो वो तो हुआ नहीं है। पाकिस्तान तो देश है अभी, और जैसा बना था वैसा ही है। हाँ, वहाँ गरीबी होगी, अशिक्षा होगी, बर्बादी होगी, वो तो मिट्टी में मिला हुआ है, और वो किसी भाजपा के नेता की वजह से नहीं मिला।
वो तो वहां के जो मिस गवर्नेंस है उसकी वजह से मिला हुआ है। अब उनका जो जियोग्राफिकल कॉन्फ़िगरेशन है जनरेशन, वो तो जैसे पहले था वो अभी भी है। ये तो मीडिया के चैनलों ने चलाया कि इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया, तो किसी ने बताया पेशावर खत्म हो गया, वो तो बात आई गई हो गई, खत्म हो गई। सर अब बिहार लाइव टीवी, आप लगातार तेज प्रताप यादव की शिक्षा पे कटाक्ष करते हैं और आपकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष किसके शिक्षा पर? तेज प्रताप तेजस्वी यादव। तेज प्रताप की बात नहीं करते, आपके जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उदय सिंह, वो भी खुद 12वीं तक पढ़े हैं सर। कौन 12वीं तक पढ़े हैं? उदय सिंह जो आपकी पार्टी के, आपको ये किसने बताया? चुनावी हलफनामे में। कि 12वीं तक पढ़े हैं। चलिए 9वां फेल तो नहीं ना है? जी जी। 9वां फेल, आप बात समझिए, फॉर्मल एजुकेशन का, औपचारिक शिक्षा का आपकी समझदारी से कोई लेना देना नहीं है। ये बात मैं सैकड़ों बार बता चुका हूँ। आप बहुत कम पढ़े लिखे होकर भी बहुत समझदार व्यक्ति हो सकते हैं और बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बेवकूफ हो सकता है। अब आप पूछेंगे कि अगर ऐसी बात है तो मैं तेजस्वी यादव के 9वीं फेल की बात क्यों करता हूँ? इस बात को पहले आप समझिए। 9वीं फेल की बात इसलिए करता हूँ कि तेजस्वी यादव के माँ बाप दोनों मुख्यमंत्री थे। ऐसा नहीं है कि वो किसी ऐसे गांव में रहते थे, किसी ऐसे परिवार में उनका जन्म हुआ जहां लोग उनको पढ़ा नहीं सकते थे। तेजस्वी यादव बजाप्ता डीपीएस आरके पुरम में पढ़ते थे, वहां 9वीं क्लास पास नहीं कर पाए। तर्क ये दिया गया कि भैया ये पढ़ाई नहीं करेंगे, ये क्रिकेट खेलेंगे। आप लोग तो सब क्रिकेट के प्रशंसक तो जरूर होंगे, जानकार हो या न हो। तो तेजस्वी यादव ने कितना बड़ा क्रिकेट में अपना नाम किया है ये भी आपको पता होगा। उनके पिताजी लालू यादव ने संसद भवन में ये खुद खड़ा होकर खुद कहा कि मैंने अपने बेटा को क्रिकेट खेलने के लिए भेजा था और मैं देखता हूं कि वो पानी बोतल लेकर दौड़ रहा है। लेकिन मान लीजिए एक बार तेजस्वी यादव की बात को मान लिया जाए कि वो क्रिकेट खेलते थे, तो क्रिकेट को छोड़े हुए तो आज करीब 20 वर्ष हो गया। उसके बाद आकर आपने पढ़ाई क्यों नहीं की? आप गांव देहात में सुनते हैं, बहुत सारी महिलाएं बच्चे ऐसे आपको मिलेंगे, महिलाएं कहती हैं कि भैया हम अपने जब शादी हुआ उसके बाद हमको हमारे पति ने पढ़ाया, हमारे बाबूजी के यहाँ पढ़ने की सुविधा नहीं थी, उस गांव में विद्यालय नहीं था, हम पढ़ नहीं पाए। शादी के 10 बरस के बाद बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो हमने मैट्रिक किया, हमने ग्रेजुएशन किया। ये आपको क्या दिखाता है? ये दिखाता है उस महिला का, उस व्यक्ति का शिक्षा के प्रति नजरिया क्या है। क्योंकि उसको मालूम है कि शिक्षित होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब आप मुख्यमंत्री के लड़के हैं, माँ बाप मुख्यमंत्री हैं और आप न पहले पढ़े न बाद में पढ़े, क्रिकेट छोड़ने के बाद पढ़ लेते। सचिन तेंदुलकर जैसे व्यक्ति भी 12वीं क्लास का जाकर परीक्षा दिए, लेकिन तेजस्वी यादव आज तक न पढ़े न कभी उस दिशा में कोई प्रयास किया। भाई आप क्रिकेट खेलना छोड़ दिए थे, आप उसके बाद आकर बिहार में मैट्रिक पास हो जाते। भाई अभी से पास हो जाओ। ये दिखाता है कि शिक्षा के प्रति आपका नजरिया क्या है, सरस्वती की कृपा को आप कितना समझते या नहीं समझते। आपको खाली लक्ष्मी की चिंता है, आपको बाहुबल की चिंता है, आपको ये पता ही नहीं है कि जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक सरस्वती की कृपा नहीं होगी, जब तक शिक्षा के प्रति सम्मान नहीं होगा, तब तक आप आगे जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं। तो बात शिक्षा के प्रति नजरिए की है, सिर्फ डिग्री की नहीं है। आजकल बिहार सरकार पर आरोप लग रहा है कि जमाई आयोग गठित हो रहा है। नहीं, ये तो देखिए, जितने ये आयोगों का गठन हो रहा है या तबादले हो रहे हैं या सरकारी निर्णय हो रहे हैं, उसमें एक बात बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उसमें उन निर्णयों में शामिल नहीं है, वो सिर्फ दस्तखत कर रहे हैं। क्योंकि ये सब कुछ नीतीश कुमार जी की जो 20 साल की राजनीति करने की शैली रही है, जो राजनीति और सरकार चलाने का उनका तरीका है, उससे उलट हो रहा है। नीतीश कुमार ने कभी राजनीतिक गतिविधियों पर, रैलियों पर रोक नहीं लगाई। पहली बार ऐसा हो रहा है कि विपक्षी पार्टियों को रैली करने में, सभा करने में, राजनीतिक कार्यक्रम करने में तकलीफ आ रही है। उनको प्रशासन परेशान कर रहा है, उनको परमिशन नहीं दे रहा है। वो चाहे हम लोग का कल्याण बिहार न जाने देना हो या राहुल गांधी को दरभंगा में न जाने देना हो। दूसरी बात, जितने तरह के तबादले हो रहे हैं, आप खुलेआम सुन रहे हैं कि बिहार में छोटे से छोटे पद पर भी 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपया का दुकान खुला हुआ है, पैसा दीजिए, ट्रांसफर कराइए।
तीसरी बात आप जो देख रहे हैं आयोग वगैरह में जो नियुक्तियां हो रही हैं, ये सब परिवारों के लोग हैं। और ये किनके परिवार के लोग हैं? वही 4-5 लोग हैं जिन पर ये आरोप है कि ये नीतीश कुमार जब शारीरिक मानसिक तौर पर थक गए हैं, मानसिक तौर पर अस्वस्थ हो गए हैं, उनको पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, तो ये लोग नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो बैठे हुए हैं उनका लाभ उठा रहे हैं और अपना हित साध रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं, अपने परिवार को के लोगों को इन जगहों पर भेज रहे हैं। तो ये बात कौन किस आयोग में गया इतना महत्वपूर्ण नहीं है। बिहार की जनता के लिए महत्वपूर्ण यह है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार, जो मैं बात पिछले 3 महीने से कह रहा हूं, मानसिक शारीरिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, जिसकी वजह से ये सब चीज हो रहा है। सर जसौली के धरती आपका पे एक बयान आया कि नीतीश कुमार के जो लड़का है वो राजनीति नहीं कर सकते, आखिर क्यों ऐसा? किसने बोला कि नहीं? आप पहले तो आप लोग पत्रकारिता करते हैं तो सीखिए पहले बात की क्या कहा। सकना और करना दोनों दो बात है। हमने ये नहीं कहा कि नहीं कर सकते हैं, मैंने ये कहा है कि जितना मैं समझता हूं नीतीश कुमार के लड़के राजनीति में ना है ना भी आने वाले हैं। अब ये रोज जो आप लोग सूचना चला रहे हैं टीआरपी और व्यूज के लिए, वो क्यों चल रहा है? पिछले 5 महीना से आप लोग रोज चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? कि हमको व्यू आए, हमको यूट्यूब पर ज्यादा लोग देखने लगे, और इसको हवा देने का काम राजद के लोग कर रहे हैं। मैंने उसका कारण भी बताया, वो इसलिए कर रहे हैं कि लालू तेजस्वी जैसे लोग ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार का एक चीज जो बचा हुआ है कि ये परिवारवाद नहीं करते हैं, अगर किसी तरीके से उनका लड़का राजनीति में उसको खींच के लाया जाए तो ये एक बची खुची जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी है ये भी खत्म हो जाएगी, और हम लोग कहेंगे घूम के कि भैया हम अकेले नहीं है परिवारवाद करने वाले, बिहार में हर व्यक्ति परिवारवाद कर रहा है। आप मुझे बताइए, क्या नीतीश कुमार ने कभी कहा कि उनका लड़का आ रहा है राजनीति में? क्या जदयू के किसी प्रवक्ता ने आधिकारिक तौर पर यह कहा कि उनका लड़का, नीतीश कुमार का लड़का राजनीति में आने वाला है? क्या नीतीश कुमार के लड़के ने यह कहा कि हम राजनीति में आने वाले हैं? तो आप लोग किसी के, मतलब ये इतनी गलत बात है। जो व्यक्ति राजनीति में नहीं है उस पर आप लोग रोज टीका टिप्पणी जबरदस्ती कर रहे हैं और करवा रहे हैं। बात देखिए, नीतीश कुमार से मेरा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, और इतनी मर्यादा आप लोग को रखनी चाहिए। लालू जी के भी जो बच्चे हैं जो राजनीति में नहीं है, उस पर काहे आप टीका टिप्पणी कीजिएगा भाई? हम तो आपके भाई पर, आपके बेटे पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। तो जिसका लाइफ राजनीतिक सामाजिक जीवन में है उस पर आप 100 सवाल कीजिए। जो राजनीतिक सामाजिक जीवन में नहीं है, इतनी मर्यादा तो रखिए, उस पर क्यों टिप्पणी कर रहे हैं? और दूसरे को मजबूर भी कर रहे हैं कि आप भी बोलिए। पिछले 6 महीना से हम बोल रहे हैं कि भाई जो व्यक्ति राजनीति में नहीं है उस पर टीका टिप्पणी करना वो मर्यादा के खिलाफ है, कम से कम मेरी मर्यादा के खिलाफ है। आपको अपना यूट्यूब चलाना है, चलाते रहिए। सर जसौली की धरती पे जसौली की धरती पे मोदी जी और नीतीश जी का रैली होने वाला है 20 तारीख को जी। खबर यह है कि प्रशांत किशोर 19 तारीख को जिला में जो बैठक कर रहे हैं उस रैली को रोकने के लिए कर रहे हैं। मेरे भाई, हम तो पिछले 1 महीना से दौड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर इतने छोटे व्यक्ति हैं, कहाँ प्रधानमंत्री और कहाँ प्रशांत किशोर? आप देश के प्रधानमंत्री जसौली में बैठक कर रहे हैं, और प्रशांत किशोर जो मुखिया भी नहीं है, वार्ड सदस्य भी नहीं है, हम गोपालगंज में लोगों से मिल रहे हैं। इन दोनों में क्या तुलना है? सर आप मोदी जी आ रहे हैं, उस विषय पर आइए कि भाई मोदी जी आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सामने चुनाव है। क्योंकि इससे पहले तो जब चुनाव नहीं था तब मोदी जी बिहार तो नहीं आ रहे थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब वो आ रहे हैं जसौली में, तो जो सभा आयोजित की जा रही है उसमें बिहार सरकार का, बिहार की गरीब जनता का कितना रुपया खर्च किया जा रहा है। बड़ी बात यह है, बड़ी बात यह है कि क्या उस रैली में मोदी जी इस बात का जवाब देंगे कि 2015 में आरा में जिस 1,25,000 करोड़ रुपए की पैकेज की उन्होंने बात कही थी, क्या 15 के बाद उन्होंने पैसा, वो पैकेज बिहार को दिया या नहीं दिया? क्योंकि केंद्र में और राज्य में दोनों जगह मोदी जी की एनडीए की सरकार है। तो अगर मोदी जी ने पैसा भेजा तो पैसा गया कहां? भाई बात तो दो ही हो सकती है, या तो मोदी जी ने 2015 के बाद 1,25,000 करोड़ पैसा भेजा नहीं, या फिर वो पैसा भेजा और बिहार की एनडीए की सरकार ने, भाजपा जदयू की सरकार ने उस पैसे को लूट लिया। क्योंकि जमीन पर आपको हमको तो कहीं 1,00,000 करोड़ 1,25,000 करोड़ का पैकेज का काम दिख नहीं रहा।
तो बड़ी बात यह है कि मोदी जी उसका जवाब दें। बड़ी बात यह है कि मोदी जी इस बात का जवाब दें कि कल जब वो मंच पर बैठेंगे तो दिलीप जायसवाल उनके बगल में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, जिन पर ये आरोप है कि एक सिख माइनॉरिटी कॉलेज को, मेडिकल कॉलेज को गलत तरीके से इन्होंने कब्जा किया हुआ है। मोदी जी को इस पर जवाब देना चाहिए कि उनके पार्टी के राज्य के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जिस कॉलेज में कभी क्लर्क होते थे, आज उस कॉलेज के वो मालिक हैं, कैसे बन गए। और उस कॉलेज में जो सिखों के सिख माइनॉरिटी एक्ट के तहत जिस कॉलेज की स्थापना की गई है, उसका मालिकाना हक दिलीप जायसवाल के पास कैसे है। और वो अगर प्रधानमंत्री के बगल में बैठेंगे तो उस पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि किस आधार पर उनका चयन किया गया है। एक तरफ सर अपने आप को आप छोटा बता रहे हैं, एक तरफ आप अपने आप को छोटा राजनीतिक दल बता रहे हैं और दूसरे तरफ इस बात की भी दावा कर रहे हैं कि 1.25 करोड़ लोग जनसुराज से जी बिल्कुल। और क्योंकि मैं अब फिर वही बात, पत्रकारों को जैसे यहाँ पूरी व्यवस्था में सुधार की जरूरत है, वैसे पत्रकारों को भी थोड़ा सुधरने की जरूरत है। हमने अभी क्या बोला, हमने प्रशांत किशोर व्यक्ति को छोटा बताया कि प्रधानमंत्री के मुकाबले प्रशांत किशोर की औकात नहीं है, लेकिन हमने ये कहा कि बीजेपी इसके मुकाबले जनसुराज दुगना बड़ा दल है। जनसुराज अकेले प्रशांत किशोर नहीं है। बीजेपी का परिवार बिहार में अगर 60-70 लाख लोगों का है तो जनसुराज 1.25 करोड़ लोगों का परिवार है। तो हम प्रशांत किशोर मोदी के मुकाबले छोटे हो सकते हैं, जनसुराज बीजेपी के मुकाबले दुगना बड़ा दल है, मैंने ये बताया। व्यवसायिक आयोग का केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने यह आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव उल्लूर जुल्लूर अनाप शनाप बोल रहे हैं ताकि बिहार में उन्हें कोई नहीं पूछ रहा है। तो ये ललन जी और तेजस्वी यादव के बीच का मामला है। ललन जी और तेजस्वी यादव मिलकर ही तो अभी सरकार चला रहे थे। अभी लोकसभा चुनाव से पहले यही ललन का पैकेज का काम दिख नहीं रहा। तो बड़ी बात यह है कि मोदी जी उसका जवाब दें। बड़ी बात यह है कि मोदी जी इस बात का जवाब दें कि कल जब वो मंच पर बैठेंगे तो दिलीप जायसवाल उनके बगल में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, जिन पर ये आरोप है कि एक सिख माइनॉरिटी कॉलेज को, मेडिकल कॉलेज को गलत तरीके से इन्होंने कब्जा किया हुआ है। मोदी जी को इस पर जवाब देना चाहिए कि उनके पार्टी के राज्य के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जिस कॉलेज में कभी क्लर्क होते थे, आज उस कॉलेज के वो मालिक हैं, कैसे बन गए। और उस कॉलेज में जो सिखों के सिख माइनॉरिटी एक्ट के तहत जिस कॉलेज की स्थापना की गई है, उसका मालिकाना हक दिलीप जायसवाल के पास कैसे है। और वो अगर प्रधानमंत्री के बगल में बैठेंगे तो उस पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि किस आधार पर उनका चयन किया गया है। एक तरफ सर अपने आप को आप छोटा बता रहे हैं, एक तरफ आप अपने आप को छोटा राजनीतिक दल बता रहे हैं और दूसरे तरफ इस बात की भी दावा कर रहे हैं कि 1.25 करोड़ लोग जनसुराज से जी बिल्कुल। और क्योंकि मैं अब फिर वही बात, पत्रकारों को जैसे यहाँ पूरी व्यवस्था में सुधार की जरूरत है, वैसे पत्रकारों को भी थोड़ा सुधरने की जरूरत है। हमने अभी क्या बोला, हमने प्रशांत किशोर व्यक्ति को छोटा बताया कि प्रधानमंत्री के मुकाबले प्रशांत किशोर की औकात नहीं है, लेकिन हमने ये कहा कि बीजेपी इसके मुकाबले जनसुराज दुगना बड़ा दल है। जनसुराज अकेले प्रशांत किशोर नहीं है। बीजेपी का परिवार बिहार में अगर 60-70 लाख लोगों का है तो जनसुराज 1.25 करोड़ लोगों का परिवार है। तो हम प्रशांत किशोर मोदी के मुकाबले छोटे हो सकते हैं, जनसुराज बीजेपी के मुकाबले दुगना बड़ा दल है, मैंने ये बताया। व्यवसायिक आयोग का केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने यह आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव उल्लूर जुल्लूर अनाप शनाप बोल रहे हैं ताकि बिहार में उन्हें कोई नहीं पूछ रहा है। तो ये ललन जी और तेजस्वी यादव के बीच का मामला है। ललन जी और तेजस्वी यादव मिलकर ही तो अभी सरकार चला रहे थे। अभी लोकसभा चुनाव से पहले यही ललन जी तो जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष थे। ये और इनके नेता नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बिहार का भविष्य बता रहे थे और अभी उनको लग रहा है कि वो लूल जुलूल बतिया रहे हैं। उसी तरह तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार में विकास पुरुष दिख रहा था, अब बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की वजह से ही बिहार में बड़ा खराबी है। आप जरा सुनिए, ये तेजस्वी यादव कह रहा है कि डीके बॉस कौन है, डीके टैक्स लग रहा है बिहार में।
कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई जब आप उप मुख्यमंत्री थे, जब आप ही की सरकार थी, आपकी और नीतीश कुमार की, अभी से 1.5 साल पहले, उस समय ये डीके बॉस कहां थे? उस समय भी ये आदमी मुख्यमंत्री के सलाहकार थे, उस समय भी वही कर रहे थे जो आज कर रहे हैं। तो उस समय तो आपको मजा आ रहा था, क्योंकि डीके बॉस के साथ साथ आप भी मलाई खा रहे थे। अब आपको खाने को नहीं मिल रहा है तो आप बाप बाप चिल्ला रहे हैं। सर, आपने कहा था कि प्रत्याशियों की जो सूची होगी वो हमारे पार्टी के तरफ से पूंजीपतियों की नहीं होगी, जात धर्म देखकर नहीं होगी। क्या ये प्रक्रिया अभी वही होगी? बिल्कुल कायम है। आप बता दीजिए कि कहां पर जन स्वराज का कौन प्रत्याशी घोषित किया गया है जो यहाँ का बहुत बड़ा पूंजीपति है, या जिसके बारे में चर्चा हो कि भाई ये प्रशांत किशोर को जन स्वराज को 5 करोड़ रुपया देके टिकट लाए हैं। कम से नहीं हुई है, तो फिर तो एक उम्मीद की जा रही है, क्या वही प्रक्रिया चलिए, जारी रहेगी? आप उम्मीद कर रहे हैं तो आपका धन्यवाद है कि कम से कम आपको इतनी उम्मीद तो जन स्वराज से है कि जन स्वराज टिकट नहीं बेचेगा। बिहार में लोगों को और कुछ समझ हो न हो, इतना विश्वास तो लोगों को जरूर है कि बिहार में किसी माई के लाल में इतना दम नहीं है कि प्रशांत किशोर का ईमान खरीद ले पैसे के बल पर। इतना बात तो सब लोग जानते हैं। तो भरोसा रखिए, जब टिकट बटेगा उसके बाद अगर कहीं आरोप लगा और आरोप में आपको कोई सच्चाई दिखी कि प्रशांत किशोर छोड़िए, जन स्वराज में भी किसी ने पैसा लेकर किसी को टिकट दिलवा दिया, ये आरोप अगर प्रूफ हो जाए, आप जिस दिन बता दीजिएगा उसी दिन राजनीति छोड़ देंगे। किसी का, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, बिहार में न किसी के पास इतना पैसा है न उसमें दम है कि आकर हमारे ईमान को खरीद सके। सर, जितने भी सांसद और विधायक होते हैं, जितने भी सांसद और विधायक हैं वो विकास की बात करते हैं जी। तो सर, क्या आप अगर सीएम बनेंगे तो जितने भी, किसने कहा कि हम बनेंगे सीएम? नहीं, हमें फ्यूचर ये अगर मगर क्या होता है? अगर मगर क्या होता है? अगर जन स्वराज की सरकार बनेगी ठीक है, तो बिहार में विकास की बात होगी, ठीक है, शिक्षा रोजगार की बात होगी, और आप देखेंगे कि भ्रष्टाचार को कितनी कड़ाई से तो सर जितने यहाँ रोका जाता है। जितने भी सांसद विधायक का पेंशन और जो लाभ लेते हैं हारने के बाद, सो नियम जो खत्म कर देंगे आप? नहीं हटाएंगे, हम गलत बात नहीं बोलते। बिहार सरकार और बिहार में लोगों की स्थिति इसलिए नहीं खराब है कि जनप्रतिनिधि को पेंशन मिल रहा है। बिहार सरकार का बजट है 3.25 लाख करोड़, और अगर सारे जनप्रतिनिधियों का पेंशन जोड़ दीजिएगा तो 500 करोड़ भी नहीं होगा। 500 करोड़ भी बड़ी राशि है, उसको भी देखा जाएगा, लेकिन उसी 500 करोड़ की वजह से बिहार गरीब नहीं है। आप लोग, इसको अंग्रेजी में कहावत है, मिसिंग द जंगल फॉर द वुड, मतलब जंगल जल रहा है वो नहीं देख रहे, लकड़ी पकड़ के बैठे हुए हैं। ये दूसरे नेताओं की तरह हम ये बयानबाजी नहीं करते हैं कि हम आएंगे तो सबका पेंशन रोक देंगे। हम तो ये चाहते हैं कि जनप्रतिनिधियों का पेंशन और बढ़े, लोग इतनी तरक्की हो कि बिहार में लोगों की आमदनी बढ़े, लोगों को रोजगार बढ़े और जनप्रतिनिधियों का भी मानदेय बढ़े। गोवा में, ध्यान से सुनिए, गोवा में प्रति व्यक्ति आय है 2 लाख रुपए, वहां पर एमएलए को सबसे ज्यादा मानदेय मिलता है देश में। बिहार में प्रति व्यक्ति आय है देश में सबसे कम, और यहाँ सबसे कम लोगों को मिलता है मानदेय। यहाँ के वार्ड सदस्य को, यहाँ के मुखिया को, यहाँ के सरपंच को, यहाँ के प्रमुख को जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी तो उसको 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि हम लोग सत्ता और संसाधन के विकेंद्रीकरण के पक्ष में हैं। सिर्फ 4 अफसर बैठ के दिल्ली पटना में सब मलाई मारेगा तो यही दुर्दशा होगी जो आज बिहार की दुर्दशा हो रही है। पिछले कई दिनों से बदलाव यात्रा पे निकले हुए हैं जी, पिछले कई दिनों से बदलाव यात्रा पे निकले हुए हैं। अरे एक ही आदमी कहे वो सवाल कीजिएगा, आयोग का बैठक भाई ये क्या कर रहे हो? हैं? व्यवसायिक आयोग का गठन आप होने क्या जा रहा है। कितना आयोग बिहार में बना कि सरकार खुद भूल गई है कि कितना आयोग हम बनाए हैं और आयोग का काम क्या है। वैसा आयोग अपना छोड़ो यार, वैसा आयोग का गठन कब से पत्रकारिता कर रहे हो? कम से कम 25 को आयोग में हम लोग खुद देखे कौन बनता है। आयोग किस लिए बनाया गया है? ये राजनीतिक एडजस्टमेंट के लिए किसी को आयोग का बना दिया। एक लाल बत्ती तो पहले मिलता था तो भी नहीं मिल रहा है, एगो एम्बेसडर कार मिल गया, एगो हवलदार सुरक्षा में मिल गया, लोग का जीवन इसी में चला गया और इसी में आप लोग भी लगे हुए हैं। कोई आयोग बना दो, उससे क्या हो जाएगा? आयोग बनाने से व्यवसायीकरण हो जाएगा, इंडस्ट्री लग जाएगी, शुगर मिल चालू हो जाएगा। ऐसा 1000 आयोग चल रहा है। सर, जन स्वराज के द्वारा जो उम्मीदवारों का दावेदारी फॉर्म भरा जा रहा है, तो रिजर्व कैटेगरी की जो भी सीटें हैं
वहाँ पे जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट उनसे भी उतना ही शुल्क लिया जा रहा है जहाँ पे अनरिजर्व। बिल्कुल लिया जाएगा, जी, जी। क्योंकि हम लोग रिजर्व अनरिजर्व नहीं मानते। जन स्वराज में जो सीट आरक्षित नहीं है, बात को ध्यान से सुन लो, जिन सीटों पर एससी का रिजर्वेशन नहीं है वहां पर भी कोई काबिल व्यक्ति जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज का है वो भी आवेदन दे सकता है, वो भी चुनाव लड़ सकता है। हम लोग ये नहीं मानते हैं कि अनुसूचित जनजाति समाज के लोग इतने कमजोर हैं या इतने गरीब हैं या उसमें कोई काबिल व्यक्ति नहीं है। हर व्यक्ति जो पैदा हुआ है, जो काबिल है, वो किसी न किसी जाति का है और हर जाति में काबिल लोग हैं। ये आपकी सोच है, सामंतवादी सोच है, जो ये कहता है कि भाई अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है, इसको हाथ पकड़ के ही चलाना पड़ेगा। हम लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। जन स्वराज में कोई दलित प्रकोष्ठ नहीं है, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ नहीं है, मुसलमानों का अलग से प्रकोष्ठ नहीं है। अगर मुसलमान कोई काबिल है तो मेन विंग का अध्यक्ष है, अगर कोई दलित साथी काबिल है तो मेन विंग का अध्यक्ष है, अति पिछड़ा अगर कोई काबिल है तो मेन विंग का अध्यक्ष है। वो अलग से प्रकोष्ठ का अध्यक्ष नहीं है। जब किसी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष, दलित प्रकोष्ठ का अध्यक्ष दलित बनता है तो आप ये कह रहे हैं कि कोई दलित समाज का आदमी पार्टी का हेड नहीं हो सकता है, वो खाली दलितों का हेड हो सकता है। ये मानसिकता सामंतवादी है, सामाजिक न्याय के बेसिक टेनेट्स के खिलाफ है। इसलिए जन स्वराज में ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग के लिए दोनों इक्वल है, दलित समाज के लोग भी इक्वल हैं और सामान्य वर्ग के लोग भी इक्वल है। अब आपने कहा 21,000 रुपए की शुल्क की बात, तो भैया सामान्य परिवार में भी को भी ये अवसर है और दलित समाज के लोगों को भी अवसर है कि अगर आपके पास 21,000 रुपया नहीं है तो अपने क्षेत्र के लोगों से लिखवा कर ये दे दीजिए 1,000 लोगों से कि आप इतने गरीब है कि आपको आवेदन शुल्क नहीं दे पाएंगे। तो वो सामान्य परिवार का भी आदमी के लिए माफ है, मुसलमान के लिए भी माफ है, महिला के लिए भी माफ है, दलित के लिए भी माफ है। केंद्र सरकार ने जनगणना का अधिघोषणा किया है देश में जनगणना कराने की, जी, तो क्या इससे क्या बेनिफिट होगा? देखिए, पहली बात तो आप लोग ये समझिए, हर विषय को आप लोग खाली राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। पिछले 2-2.5 वर्षों से जनगणना पर बिहार के पत्रकारों ने इतना चर्चा कर लिया है, हर सवाल के मैंने जवाब ये दिया कि जनगणना होने में कोई दिक्कत नहीं है। जनगणना पहले भी हुई है। आप लोग भूल गए हैं कि पिछला जो देश में सेंसस हुआ उसमें भी जातियों की गणना की गई है, उसको रिलीज नहीं किया गया क्योंकि जो जातियों की गणना की गई तो सरकार को जब आंकड़े मिले तो आंकड़े इतने डिस्टॉर्टेड थे, मतलब वो बिलीवेबल नहीं थे, विश्वसनीय नहीं थे। उसी चीज को सुधार करके अगर फिर से एक बार सेंसस कराना चाहती है सरकार जातिगत आधार पर तो करा ले। जानकारी समाज के बारे में, समाज के विभिन्न वर्गों के बारे में जितनी ज्यादा जानकारी सरकार या नीति बनाने वालों के पास रहेगी उतना ही अच्छा है। लेकिन सिर्फ जानकारी इकट्ठा हो जाने से समाज नहीं सुधरता। दलितों की गिनती, मुसलमानों की गिनती तो आजादी के बाद से हो रही है। तो आप मुझे बताइए कि अगर गिनती हो जाने मात्र से ही अगर स्थिति सुधरती तो आज कम से कम मुसलमान और दलित भाइयों की स्थिति सुधर गई होती। भाई, बिहार में जातीय जनगणना हुई, उसमें क्या निकला? कोई भी पत्रकार आज तक हमको नहीं मिला पिछले 2 वर्ष में जिसने जातीय जनगणना के रिपोर्ट के आधार पर एक भी सवाल किया हो। जाति जनगणना जब नहीं हुआ था रोज आके सवाल पूछ रहा है, सर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सर होना चाहिए नहीं होना चाहिए। भाई, जनगणना हो गई, रिपोर्ट में क्या आया? एक रिपोर्ट का ये फाइंडिंग है कि आज भी 35 वर्ष सामाजिक न्याय का ढोंग करने वाले लोगों के राज चलाने के बाद भी 5% से कम दलित और अति पिछड़े समाज के, मुस्लिम समाज के लोग 12वीं पास करते हैं। अब रिपोर्ट पढ़िएगा तब तो ही पता चलेगा। यहाँ रिपोर्ट तो पढ़ना है नहीं, राजनीति करने के लिए सर जनगणना होना चाहिए कि नहीं, अगर आप पिछड़ा में लड़ाई लगवा दिया। भाई, जनगणना हो गई, जनगणना में क्या निकल कर आया? चर्चा उस पर होनी चाहिए, नीति उस पर बननी चाहिए। आप मुझे बताइए कि उसी जनगणना के आधार पर नीतीश कुमार ने 24 नवंबर 2023 को यह कहा कि 94 लाख जो गरीब परिवार इस जातीय सर्वे में पाए गए उनको 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। आप सभी वरीय पत्रकार हैं, आपने आज तक किसी नेता से पूछा कि भाई ये 2 लाख रुपया कब दीजिएगा? आप लोग तो पूछिएगा नहीं।
आप लोग को भी तो खाली मसाला चाहिए। समाज की ये दुर्दशा क्यों है? क्योंकि बताने वाला और पूछने वाला दोनों को विषय से मतलब नहीं है। भाई जातीय जनगणना हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका फायदा तब होगा जब जातीय जनगणना में जो रिपोर्ट आए उस पर काम हो। आप लाइब्रेरी में जाइएगा, उसमें बहुत किताब है, तो उससे उसको पढ़ के न्यूटन आइंस्टीन हो जाइएगा। जब तक उस किताब को पढ़िएगा नहीं, जब तक उसको समझिएगा नहीं, तब तक किताब को देखने से क्या हो जाएगा। लाइब्रेरी में हम जाएंगे तो हम विद्वान हो जाएंगे। लाइब्रेरी में जाकर हमें पढ़ना पड़ेगा, उसकी समझ बनानी पड़ेगी। तो जातीय जनगणना हो, इसमें कोई नुकसान नहीं है। समाज के उन वर्गों को भी जिनको ये डराया जा रहा है कि जातीय जनगणना से तुम्हारा नुकसान होगा, उनको भी मैं कहता हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ जातीय उन्माद फैलाकर राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास है। आप जनगणना होने दीजिए। समाज का जो वर्ग पीछे छूट गया है उसको आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास होना चाहिए, और उस प्रयास में सब लोग शामिल होने चाहिए। आपके घर में आपका कोई भाई अगर पीछे छूट गया तो आपकी जिम्मेवारी है। गांव देहात में कोई परिवार में एक आदमी बड़ा हो जाता है पढ़ लिख कर, तो अपने दूसरे भाइयों की चिंता करता है। तो ऐसे समाज में राष्ट्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर भी जो भाई बंधु अगर कोई पीछे छूट गए, उनको आगे बढ़ाने का सकारात्मक और ईमानदार प्रयास होना चाहिए। सिर्फ गणना के नाम पर एक दूसरे को लड़ाना नहीं चाहिए। पवन सिंह और मनीष कश्यप में आपके जनसभा में शामिल हो रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे सर? भैया हमको तो नहीं जानकारी है। हम तो सोशल मीडिया के पे पूरा चल रहा भाई है। सोशल मीडिया पर तो ये चला कि 2025 में चिराग पासवान 243 सीट लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो ये चला कि नीतीश के लड़के राजनीति में आ गए। सोशल मीडिया में सुनिए तो बात, सोशल मीडिया में चला कि लालू जी अपने लड़के तेज प्रताप को छोड़ दिए, हटा दिए, परिवार और पार्टी से हटा दिए। तो भाई सोशल मीडिया के न्यूज के आधार पर तो सब चीज नहीं दुनिया चल सकती है। तो शामिल नहीं हो रहे हैं। जब अगर शामिल होंगे तो खबर आपके पास आएगी। उस दिन भी हमारा मुंह खुला रहेगा, उस दिन भी आप हमसे प्रतिक्रिया ले सकते हैं। आपको पता नहीं है शामिल हमको हो रहे हैं? नहीं मालूम है। सर, अगर आपको जानकारी है तो हमको बड़ी खुशी है कि आपको हमारे दल के बारे में हमसे पहले जानकारी है। सर मनीष कश्यप और महात्मा गांधी को गाली देते हैं, पीछे महात्मा गांधी की तस्वीर लगाए बात सर। हम लोगों ने सुनी है राजनीति में, लेकिन आरएसएस कोटे की अब चर्चा हो रही है। सर क्या कोई आरएसएस कोटा भी होता है? मेरे भाई, मैंने बताया 2 दिन पहले पत्रकारों को कि हम लोग ये सुनते हैं कि नेता दल बदलता है, एक दल से दूसरे दल जाता है, लेकिन कुछ नेताओं ने उसके आगे का गुणागणित लगा लिया है। उसमें है एक अशोक चौधरी, ये सर्वदलीय नेता हैं। ऐसा मैंने दक्षिण के राज्यों में देखा। आपको बता देता हूं, आप लोग दक्षिण के राजनीति को इतना क्लोज से नहीं जानते होंगे। दक्षिण के राज्यों में ऐसा होता है कि परिवार के अलग अलग सदस्य 2 या 3 पार्टियों में रहते हैं ताकि कोई भी सरकार आए उनको नुकसान न हो। तो अब अशोक चौधरी जो है ये बिहार के पहले सर्वदलीय नेता हैं। इनके बाबूजी कांग्रेस में, ये खुद जदयू में, बेटी लोजपा में, दामाद आरएसएस भाजपा में, और अभी कुछ दिन में सुनिएगा कोई भाई भतीजा भांजा भगीना बचा होगा वो अब राजद में रहेगा। सरकार किसी की बनेगी, अशोक चौधरी का परिवार सत्ता में ही रहेगा। तो ये सर्वदलीय नेता हैं। इनके लिए कोटा या हो न हो, ये कोटा ये लोग खरीद लेते हैं। जहां कोटा है वहां कोटा ले लिए, जहां कोटा नहीं है तो पैसा देके खरीद लिए। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।